आप सभी का स्वागत है एक नए टॉपिक पर जिसका नाम रहेगा मानव रक्त यानी कि ब्लड। तो हम पढ़ने वाले ब्लड। और ब्लड एक ऐसा टॉपिक होता है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वहां पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को हमेशा ही मिलते हैं। और मैं क्या करता हूं, आपके लिए टॉप 10 आज क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये एक ऐसे क्वेश्चन लेकर आता हूं कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले वर्ष जो क्वेश्चन आपसे किए जाते हैं यानी कि पूछे जाते हैं, जैसे कि 2020 और 21, इनके क्वेश्चन में सबसे अधिकतम आपके लिए हर बार हर टॉपिक के अंदर लेकर आता हूं। और सभी टॉपिक को मैं क्या करवाता हूं, एनालिसिस के साथ। जैसे कि आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो इसका आंसर तो मैं आपको बताता ही हूं, लेकिन इसके अलावा इसके वो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं जो आपके एग्जाम में आपके लिए बन सकते हैं और वो आपको नोट भी करने चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या करेंगे, एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाएंगे, ताकि जो भी मैं एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताता जाऊंगा उनको आप ऐड करते चलेंगे। तो इस प्रकार से मैं हर टॉपिक को आपको टॉपिक वाइज जहां पर पढ़ाने की कोशिश करता हूं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना होता है। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। तो इनका जीवन काल होता है आपका 20 से 120 दिन। तो जो इनका अंतिम जीवन काल होता है यानी कितने दिन तक ये जीवित रहती है, तो ये रहती है लास्ट 120 दिन तक। तो लास्ट जो 120 है आपको ऑप्शन सी में मिलता है, यानी कि 100 से 120 दिन। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसके अलावा जो आपकी आरबीसी होती है, इनका तो आपसे जीवन काल पूछा ही जाता है, लेकिन इनके अलावा किस किस का पूछा जाता है तो उनका भी आप नोट करते चलेंगे। जो डब्ल्यूबीसी होती है यानी कि व्हाइट ब्लड सेल होती है, उसका भी जीवन काल आपसे पूछा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन का। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा क्या होती है हमारे खून के अंदर, प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है इनका जीवन काल कितना होता है, तो प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 8 से 10 दिन का। लेकिन एग्जाम में कभी कभी आपको 1 से 1.5 जो होता है आपका सप्ताह वो देखने को मिलता है, क्योंकि जो 8 से 10 दिन होता है इसका अर्थ यही होता है कि 1 से 1.5 सप्ताह। इसके अलावा जो आरबीसी होती है, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो ये मुख्य रूप से जो ऑक्सीजन होती है उसको लेकर जाती है हमारी कोशिकाओं तक यानी कि सेल्स तक। ये इंपॉर्टेंट इसका वर्क होता है, ये आप नोट करेंगे। इसके अलावा जो आरबीसी होती है, इसकी खोज किसने की थी, आपसे ये भी पूछ जाती है। तो आरबीसी की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और रहेंगे जो आपको ऐड करना आवश्यक होता है, क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका इसके अलावा कौन सा पॉइंट रहेगा, एक पॉइंट आपसे ये पूछा जाता है कि मानव रुधिर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो मानव रुधिर की सबसे छोटी कोशिका भी कौन रहेगी यहाँ पे, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो मानव का रुधिर होता है उसमें संख्याओं में सबसे अधिक कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो संख्याओं में सबसे अधिक भी पाई जाती है आरबीसी, और संख्याओं में सबसे कम कौन सी कोशिका पाई जाती है वो भी आपसे पूछ जाती है, तो वो पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। इसके अलावा जैसे कि ये मानव रुधिर की सबसे छोटी कोशिका होती है, तो मानव रुधिर की सबसे बड़ी कोशिका भी आपसे पूछ जाती है, तो वो कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी। तो ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करते चलेंगे। इसके अलावा जो आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड सेल होती है, इसका निर्माण कहां होता है, तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, और अस्थि मज्जा को ही हम क्या बोलते हैं, बोन मेरो। तो जो आरबीसी होती है इसका निर्माण कहां होता है, बोन मेरो में होता है। और जो हमारा ब्लड होता है उसका निर्माण भी कहां होता है, बोन मेरो में ही होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, इनका निर्माण भी बोन मेरो में होता है। ये पॉइंट भी आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इनको आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड सेल होती है, उसका कब्रिस्तान किसको कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान भी आप नोट करेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को, जिसे हम बोलते हैं स्प्लीन। तो जो स्प्लीन होती है या फिर प्लीहा होता है, इसको आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आरबीसी होती है उसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। और जो 120 दिन इनके कंप्लीट हो जाते हैं, तो ये जो मरने के लिए या फिर टूटने के लिए जाती है, प्लीहा के पास ही जाती है। और वहां मरने के बाद इनका पुनः निर्माण भी हो जाता है, यानी कि फिर से जीवित भी हो जाती है। इसीलिए प्लीहा को क्या बोलते हैं हम, आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। और जब ये पुनः जीवित भी हो जाती है, तो इसीलिए जो प्लीहा होता है उसे मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो ये भी आप नोट करेंगे, मानव शरीर का ब्लड बैंक भी किसे कहा जाता है, प्लीहा को यानी कि स्प्लीन को। और जो आरबीसी होती है उसका कब्रिस्तान भी किसे कहा जाता है, तो वो भी कहा जाता है प्लीहा को ही कहा जाता है। ये भी आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा आपसे एग्जाम में कुछ पॉइंट और पूछ जाते हैं, वो भी आपको नोट करने होंगे, क्योंकि बेहद आपके लिए आवश्यक है। तो आपसे एक क्वेश्चन बनता है कि जो आरबीसी होती है उसकी अधिकता को क्या कहा जाता है। तो जो आरबीसी होती है उसकी अधिकता को क्या कहा जाता है, तो उसकी अधिकता को कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया। ये पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। जो आरबीसी होती है इसकी जब अधिकता हो जाती है तो उसे हम बोलते क्या है, पॉलीसाइथेमिया। ये आपसे पूछ जाता है। और पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या होता है, जब इनकी अधिकता हो जाती है तो जो हमारी आरबीसी होती है
वो टूटने लग जाती है यानी कि मरने लग जाती है और उसी का अर्थ निकलता है पॉलीसाइथेमिया। और ये ऐसी कंडीशन कब होती है, जब आरबीसी की हमारी बॉडी में क्या हो जाती है, अधिकता। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जब आरबीसी की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, तो आरबीसी की कमी को कहा जाता है एक प्रकार से थैलेसेमिया। क्या कहा जाता है, थैलेसेमिया। और इस थैलेसेमिया बीमारी में होता क्या है, तो मुख्य रूप से जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो आरबीसी होती है उनका जीवन काल घटकर कितना रह जाता है आपका 50 से 60 दिन का, और वैसे होता कितना है 120 दिन का। तो जो थैलेसेमिया होती है ये कैसी बीमारी होती है, तो इस बीमारी में होता क्या है, जो हमारी आरबीसी होती है उसकी कमी हो जाती है और ये मुख्य रूप से किसमें होती है, बच्चों में। तो बच्चों में क्या होता है, जो उनकी आरबीसी होती है उसका जीवन काल घटकर कितना रह जाता है 50 से 60 दिन। तो सभी के सभी आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट थे, आप इनको नोट करके रखेंगे। आपका ब्लड के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो ये आपसे पूछा जाता है। जो हमारा ब्लड होता है यानी कि रुधिर, उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि हेमेटोलॉजी। जो हमारा ब्लड होता है, रुधिर होता है, उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा जैसे कि अदर ऑप्शन को हम डिस्कस कर लेते हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है डर्मेटोलॉजी, तो जो हमारी त्वचा होती है यानी कि स्किन होती है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डर्मेटोलॉजी। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन में दे रखा है आपको न्यूरोलॉजी, तो जो हमारे न्यूरॉन होते हैं यानी कि हमारी ब्रेन की सेल होती है उनके बारे में अध्ययन करना, न्यूरॉन के बारे में अध्ययन करना ही न्यूरोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा आपको ऑप्शन सी में दे रखा है हेपेटोलॉजी, तो जो लीवर होता है यानी कि यकृत होता है उसके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हेपेटोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके अलावा रुधिर में जो प्लाज्मा होता है वो कितनी प्रतिशत में पाया जाता है, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। और जो प्लाज्मा होता है वो किस प्रकार का भाग होता है, यानी कि इसके दो भाग होते हैं, एक होता है ठोस, एक होता है तरल। तो जो ब्लड का तरल या ठोस भाग होता है, तो इनमें से ये प्लाज्मा कौन सा होता है और कितने परसेंट में ये पाया जाता है, ये भी कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन, यानी कि आप हीमोग्लोबिन के बारे में क्या जानते हैं। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट चुनना है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में सबसे पहला पॉइंट तो हम ये जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है उसको जो लाल रंग प्रदान करता है, वो लाल रंग कौन प्रदान करता है, तो वो रेड रंग जो प्रदान करता है वो वही होता है हीमोग्लोबिन। तो इसी से संबंधित आपका ऑप्शन सी में बिल्कुल दिया गया है कि रक्त के पदार्थ का रंग, यानी कि जो हमारे रक्त के पदार्थ होते हैं उनको जो रंग देता है वो कौन देता है, हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक पिगमेंट होता है यानी कि वर्णक होता है, और ये क्या करता है, तो मनुष्य का जो खून होता है उसको लाल रंग ये प्रदान करता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें हीम का मतलब होता है आयरन। इस क्या याद रखना है आपको, जो हीम होता है उसका मतलब होता है यहाँ पर आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है यहाँ पर प्रोटीन प्रोटीन सॉरी प्रोटीन। तो प्रोटीन और आयरन दोनों से जो मिलकर बनता है उसे ही कहा जाता है यहाँ पर हीमोग्लोबिन। इसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि जो हीमोग्लोबिन होती है इसकी मात्रा पुरुषों में कितनी होती है, तो जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी मात्रा पुरुषों में कितनी होती है, ये कई बार आपसे पूछी जाती है। तो ये आपको याद रखनी है कि 14 से लेकर 17 ग्राम जो पाई जाएगी उस पुरुषों के अंदर, वो क्या पाई जाएगी, एक प्रकार से हीमोग्लोबिन। इसके अलावा महिलाओं में आपसे इसकी यूनिट पूछी जाती है कितनी उसमें पाई जाती है, तो जो महिलाएं होती है उसमें पाई जाती है 12 से लेकर 14 ग्राम तक। कौन पाई जाएगी, हीमोग्लोबिन। या ऑप्शन मिल सकता है कभी कभी देखने को आपको 10 से लेकर 14 तक, लेकिन 14 तक पाई जाती है। लेकिन पुरुषों की 14 से कितनी पाई जाती है, 17 ग्राम तक। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रुधिर में कुदरती उपलब्ध एंटीकोगुलेट, तो आप इससे क्या समझते हैं, यानी कि मानव रुधिर में जो कुदरती उपलब्ध होता है एंटीकोगुलेट, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जाता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हेपेरिन। हेपेरिन क्या होती है आपकी, तो हेपेरिन होती है एक प्रकार की प्रोटीन। क्या होती है आपकी, एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो करती क्या है हमारी बॉडी में, तो जो हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है यानी कि ब्लड होता है उसको जमने से रोकती है, इसीलिए इसे कहा जाता है एंटीकोगुलेट। यानी कि हमारी बॉडी में रक्त को जमने से रोकना ही क्या कहलाता है, एंटीकोगुलेट कहलाता है। और ये होती कौन है, हेपेरिन होती है। जिसका निर्माण करता कौन है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इसका निर्माण करता है यकृत। इसके अलावा जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है उसमें एक टाइप की हमारी क्या होती है यहाँ पर कोशिका होती है, जिसका डब्ल्यूबीसी का वो टाइप होता है, तो वो कौन सी होती है, तो वो होती है एक प्रकार से इसिनोफिल। तो जो इसिनोफिल होती है ये भी एक ऐसी कोशिका होती है जो हिपेरिन का निर्माण करती है। लेकिन जो यकृत होता है अधिक मात्रा में ये ही इसका निर्माण करता है, और ये क्या करती है हिपेरिन, तो ये हमारे खून को जमने से रोकती है। लेकिन कहां पर रोकती है, हमारे शरीर के अंदर। जो हमारा शरीर के अंदर खून सर्कुलेट होता है पूरे दिन, उसको जमने से रोकने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, हेपेरिन, जिसे कहा किया जा सकता है एक प्रकार से एंटीकोगुलेट। तो ये आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा आपसे यह पूछा जाता है कि कौन सी एक आनुवांशिक बीमारी होती है जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी कि जो खून होता है वो लगातार बहता रहता है, तो वो बीमारी होती है हीमोफीलिया। ये भी आपको नोट करनी है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसे हम आनुवांशिक बीमारी के नाम से जानते हैं, या फिर इसे
शाही बीमारी के नाम से भी जानते हैं। क्या किस नाम से? शाही बीमारी के नाम से, या फिर हीमोफीलिया नाम के बीमारी के नाम से। और ये बीमारी कैसी होती है? तो ये एक प्रकार से अनुवांशिक बीमारी होती है, और अनुवांशिक का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो बीमारी चलती रहती है वही बीमारी कहलाती है अनुवांशिक। तो हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें खून अगर हमारे चोट लग जाती है तो लगातार बहता ही रहता है और रक्त का थक्का नहीं जमता। लेकिन जो हिपेरिन ये हमारे खून को, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, उसमें रक्त का थक्का नहीं जमने देती। इसके अलावा से पूछा जाता है कौन सा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो आप याद रखेंगे विटामिन के। एक ऐसा विटामिन होता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसके अलावा अगर आपसे कोशिका पूछ जाए कि कौन सी कोशिका होती है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, तो वो होती है प्लेटलेट्स। तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रुधिर बनने का मुख्य स्थान छांटिए। काफी महत्वपूर्ण है। तो जो मानव रुधिर का जो एक प्रकार से निर्माण होता है वो होता कहां है? तो जो हमारी हड्डियां होती है, एक प्रकार से क्या होती है? बोन्स। जैसे कि ये हड्डी बनी हुई है और हड्डियों के अंदर जो खाली स्पेस होता है इसे कहा जाता है बोन मेरो। इसे क्या बोला जाता है? बोन मेरो। और हम हिंदी में कहते हैं इसको अस्थि मज्जा। तो जो अस्थि मज्जा होता है यानी कि बोन मेरो होती है, इसी के अंदर होता है खून का निर्माण। और ये है क्या? एक प्रकार की हड्डी। तो जो हमारी बोन्स होती है, हड्डियां होती है, उसी में क्या होगा? एक प्रकार से खून का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन सी इसमें करेक्ट माना जाएगा। और हड्डियों में भी जो उसका खोखला भाग होता है जिसे कहा जाता है अस्थि मज्जा, यानी कि बोन मेरो। तो बोन मेरो में होता है मुख्य रूप से, लेकिन यहाँ पर बोन मेरो ऑप्शन में नहीं था, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन सी यानी कि हड्डियां। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जो मानव शरीर होता है उसमें पुरुषों में कितना लीटर ब्लड पाया जाता है? तो पुरुषों में पाया जाता है 5 से 6 लीटर, जबकि जो महिलाएं होती है उनमें पाया जाता है 4 से 5 लीटर ब्लड। ये भी आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर एक संयोजी उत्तक है, निम्न कारण से है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है। तो यहां पर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन डी। हम सब जानते हैं कि जो हमारा ब्लड होता है ये कितने टाइप का होता है? तो ये होता है एक प्रकार से 2 टाइप का। एक तो होता है आपका ठोस और दूसरा होता है आपका तरल। यानी कि जो हमारा ब्लड होता है इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है तरल भाग, एक होता है ठोस भाग। जो ठोस भाग होता है ये पाया जाता है 45% में, और जो तरल भाग होता है यानी कि लिक्विड पार्ट होता है ये पाया जाता है 55% में। और इसका एग्जाम्पल भी आपसे पूछा जाता है कि जो तरल यानी कि एक प्रकार से लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का, वो कौन सा होता है? तो वो होता है प्लाज्मा। ये आप याद रखेंगे। और कितने परसेंट में होता है? 55% में। लेकिन जो ठोस भाग होता है आपका ये पाया कितने जाता है? 45% में। और ठोस भाग में आता कौन कौन है? तो उसमें आती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये तीनों ही क्या होती है? कोशिकाएं होती है। ये तीनों कोशिकाएं हमारे खून में पाई जाती है, इसलिए खून को एक संयोजी ऊतक कहा जाता है। और संयोजी का मतलब होता है कनेक्टिव, यानी कि ये क्या करता है? हमारे ब्रेन से लेकर एंकल तक पूरे अंगों को खून का सर्कुलेशन करता है, इसीलिए इसको संयोजी ऊतक कहा जाता है। ऊतक कहने का मतलब यह है कि इसके अंदर कोशिकाओं का ग्रुप पाया जाता है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, इसीलिए रुधिर को एक क्या माना जाता है? संयोजी ऊतक माना जाता है। और रुधिर को कौन सा अंग कहा जाता है? तो यह भी आपसे पूछा जाता है। तो इसको कहा जाता है रक्त परिसंचरित अंग। यह भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। और जो यहाँ पर आपकी आरबीसी होती है उसका जीवन काल इंपॉर्टेंट था, तो जीवन काल आप याद रखेंगे 100 से 120 दिन का इसका जीवन काल होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती है उसका मैंने बताया था कितने दिन का होता है? 2 से 4 का। और प्लेटलेट्स होती है इनका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन का। इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो मैंने आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, यहाँ पर एक यंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये यंत्र कौन सा है? और जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है यानी कि बीपी होता है उसको किससे मापा जाता है? ये आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर शर्करा किस कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण है। तो रुधिर शर्करा कहा जाता है ग्लूकोज को। जो ग्लूकोज होता है हमारे रक्त में पाई जाने वाली क्या होती है? शुगर होती है, शर्करा होती है, और इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जो ग्लूकोज होते हैं इसके सबसे अच्छे स्रोत आपसे पूछ जाते हैं कि जो ग्लूकोज होता है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? तो इसके सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं फल, यानी कि फ्रूट्स। लेकिन अगर फ्रूट्स आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर मिलेगा आपको फलों का रस। तो जो फलों का रस होता है ये भी एक प्रकार से जो ग्लूकोज होता है उसका सबसे अच्छा क्या माना जाता है? स्रोत माना जाता है। और इसे हम बोलते हैं ब्लड शुगर, यानी कि रुधिर वाली शर्करा। इसके अलावा जो ग्लूकोज होता है ये आपको एक्सटेंट ऊर्जा देता है, यानी कि तुरंत ऊर्जा देता है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है किसी भी एथलीट को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन सा मॉलिक्यूल दिया जाता है? तो वो दिया जाता है एक प्रकार से ग्लूकोज। ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, आप नोट कर लेंगे। और ग्लूकोज किस प्रकार की आपकी कार्बोहाइड्रेट होती है? तो ये भी आपको नोट करनी है। ये होती है एक प्रकार से मोनोसेकेराइड। कौन सी होती है? मोनोसेकेराइड, यानी कि जो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होती है उसे हम बोलते हैं मोनोसेकेराइड।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के खून के लाल रंग होने का कारण क्या है। तो इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था आपको, ये होती है हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होती है ये क्या करती है, तो जो हमारा खून होता है उसको लाल रंग प्रदान करती है। और मैंने कहा था हीम क्या होता है, आयरन, और ग्लोबिन क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो मनुष्य के खून के लाल रंग होने का कारण क्या होता है, प्रोटीन ही होती है, जिसका निर्माण कौन करता है यहाँ पर, तो इसका निर्माण हमारे ब्लड के अंदर ही होता है वैसे तो हीमोग्लोबिन का निर्माण, लेकिन जो इसमें ये ग्लोबिन प्रोटीन होती है ये कौन सी होती है, ये आपसे पूछा जाता है। तो ये होती है एक प्रकार से ग्लोब्यूलर। तो ये ग्लोब्यूलर नाम की क्या होती है, प्रोटीन होती है, जो क्या करती है, हमारे खून को लाल रंग प्रदान करती है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, आप नोट करेंगे। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे और पूछे जाते हैं, एक प्रकार से पिगमेंट से संबंधित यानी कि लाल कलर से संबंधित। जिस प्रकार से हमारे खून को लाल रंग प्रदान किया किसने, यहाँ पर प्रोटीन ने, जो नाम क्या था उसका, हीमोग्लोबिन यानी कि ग्लोब्यूलर। उसी प्रकार से ये पूछा जाता है कि जो कॉकरोच होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तिलचट्टा, तो जो कॉकरोच होता है एक प्रकार से उसका खून किस रंग का होता है और किसके कारण होता है। तो जो कॉकरोच होता है इसका खून होता है सफेद। कैसा होता है, ये आपको याद रखना है, जो कॉकरोच होता है इसका खून कैसा होता है, तो इसका खून होता है सफेद। लेकिन किस कारण होता है, तो ये इसका किस कारण होता है, एक प्रकार से हीमोलिम्फ। ये पिगमेंट आप नोट कर लेंगे। जो हीमोलिम्फ होता है एक प्रकार का वर्णक होता है, जो क्या करता है, कॉकरोच का खून को लाल रंग प्रदान करता है। इसके अलावा आपसे सेकंड पूछा जाता है, जो ऑक्टोपस होता है, क्या होता है, ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस का खून कैसा होता है, सबसे पहली बात तो यह है, तो ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है। ये आपको नोट करना है, कौन से रंग का होता है, नीले रंग का होता है। और किस पिगमेंट की वर्णक यानी कि पिगमेंट या वर्णक के कारण होता है, तो ये होता है हीमोसाइनिन के कारण। इसका भी आप नोट करेंगे। जो हीमोसाइनिन होता है ये एक पिगमेंट होता है यानी कि वर्णक होता है, जिसके कारण होता क्या है, जो ऑक्टोपस होता है उसका खून नीले रंग का हो जाता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का शुद्धिकरण यानी कि ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो जो ब्लड होता है उसका शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो ये होता है हमारे लंग्स के अंदर, यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं, जैसे कि ये आप देख सकते हो। तो ये जो फेफड़े होते हैं लंग्स से, इनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि इनका मुख्य कार्य होता है एक प्रकार से रुधिर का शुद्धिकरण। क्योंकि जो रुधिर में क्या होती है, एक प्रकार से ऑक्सीजन होती है, तो ये तो आपका शुद्ध रुधिर होता है पहले से ही। लेकिन जो हमारे खून में CO2 भी पाई जाती है, और उस CO2 को अलग करने का काम कौन करता है यहाँ पर, तो वो करते हैं हमारे लंग्स। इसीलिए आपका क्वेश्चन था कि रुधिर का शुद्धिकरण होता है तो कहां पर होता है, हमारे फेफड़ों के अंदर। और जो हमारा हार्ट होता है, दिल, इसका काम तो सिर्फ क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है उसको पंपिंग करना ही होता है। लेकिन जो हमारे ब्लड को यानी कि रुधिर को शुद्ध करते हैं वो होते हैं कौन है, लंग्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे बड़ा श्वेत रक्त कोशिका कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण। तो यहाँ पे करेक्ट होगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मोनोसाइट। जो मोनोसाइट WBC होती है ये क्या होती है, तो ये होती है आकार में बड़ी है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप याद रखेंगे। आकार में कैसी होती है, बड़ी। इसके अलावा जो आकार में छोटी होती है वो कौन सी होती है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है लिम्फोसाइट। तो ये आकार में क्या होती है, आपकी छोटी होती है। और जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होती है, इन दोनों का कार्य क्या होता है, तो ये हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होती है, जो एक प्रकार से किसी भी रोग के प्रति क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है, उसको मारती है, उस रोग को, उस संक्रमण को, उनका निर्माण करती है। इसके अलावा जो हमारी मेमोरी सेल होती है यानी कि यादाश्त कोशिका होती है, उसका निर्माण भी कौन करती है, यहाँ पर लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ही करती है। जिनमें से जो लिम्फोसाइट होती है ये तो आकार में छोटी होती है, लेकिन जो मोनोसाइट होती है ये आकार में कैसी होती है, बड़ी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।